हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 1 जून 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहली हेडिंग हम ले रहे हैं कि नए भारत की दिखी बुलंद तस्वीर। अब यहाँ पर घरेलू राजनीति में भले ही इकोनॉमी को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हों, लेकिन प्रख्यात निवेश सलाहकार व शोध एजेंसी मॉर्गन स्टैनले ने नरेंद्र मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों की तारीफ की है। मंगलवार देर शाम अमेरिकी एजेंसी की तरफ से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की आर्थिकी पिछले 10 वर्षों में व्यापक तौर पर बदल गई है और यह वैश्विक व एशियाई विकास का केंद्र बन गई है। रिपोर्ट में भारत के भविष्य की सुनहरी तस्वीर खींची गई है। अनुमान लगाया गया है कि अगले 8 वर्षों में वैश्विक बाजार में भारत निर्यात की हिस्सेदारी दोगुनी कर 4.5% हो जाएगी। वर्ष 2032 तक प्रति व्यक्ति आय भी मौजूदा $2200 से बढ़कर $5200 यानी कि लगभग की जो स्थिति है 82 लाख रुपए की, उससे बढ़कर 4.5 लाख रुपए तक लगभग पहुंच जाएगी। मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट के आने वाले जो रिपोर्ट आई है उससे आने वाले दिनों में आर्थिकी में बड़े सकारात्मक बदलाव के आधार पर जो बातें कही गई हैं उनसे सीधे तौर पर आम जनता को फायदा पहुंचेगा। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि 1 लाख करोड़ की लागत से पूरे देश में बनेंगे अन्न भंडार। केंद्र सरकार ने सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना को मंजूरी दे दी है। इस पर लगभग 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रत्येक प्रखंड में 2000 टन क्षमता के गोदाम बनाए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक के बाद बताया कि देश में फिलहाल कुल 1450 लाख टन अन्न भंडारण की क्षमता है। अब सहकारिता क्षेत्र में 700 लाख टन भंडारण की अतिरिक्त क्षमता पर काम शुरू होगा। इसका मतलब हुआ कि आज़ादी के बाद 7.5 दशक में अन्न भंडारण की जितनी क्षमता विकसित की गई उसकी आधी क्षमता और बढ़ाने पर 5 वर्षों में काम पूरा हो जाएगा। इसके तहत अगले 5 वर्षों में भंडारण क्षमता को बढ़ाकर 2150 लाख टन कर दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने इसे सहकारिता क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा अन्न भंडारण कार्यक्रम बताया है। योजना के 4 मुख्य उद्देश्य हैं: अन्न भंडारण सुविधाओं की कमी के चलते अनाज की बर्बादी पर नियंत्रण और किसानों को औने पौने दामों पर फसल बेचने से रोकना। इसके साथ ही आयात पर निर्भरता कम करना और गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ाना भी इसका उद्देश्य है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भंडारण क्षमता बढ़ाने से अनाज की परिवहन लागत कम होगी, जिससे खाद्य सुरक्षा में मजबूती आएगी। देश में प्रत्येक वर्ष लगभग 31 करोड़ टन से ज़्यादा अनाज का उत्पादन होता है, किंतु वर्तमान भंडारण क्षमता के तहत गोदामों में कुल उपज का 47% ही रखा जा सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार गोदामों के अभाव में 12 से 14% तक अन्न बर्बाद हो जाता है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। पहलवानों के प्रदर्शन के पीछे कौन, ये स्टेटमेंट दिया है खेल मंत्री ने। उन्होंने बोला है कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी को लेकर धरने पर बैठने वाले पहलवानों पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को सवाल दागा कि आखिर इनके पीछे कौन है। अब अनुराग ने गंगा में पदक प्रवाहित करने की बात करने वाले पहलवानों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पहलवान ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं जिससे खेल की महत्ता कम हो। उन्हें दिल्ली पुलिस की जांच पूरी होने का इंतजार करना चाहिए। जांच नियम के अनुसार होगी और खिलाड़ियों को भरोसा रखना चाहिए। खेल मंत्री ने कहा कि केंद्र ने खेलों का बजट 874 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2782 करोड़ रुपए कर दिया है। खिलाड़ियों के प्रशिक्षण पर सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। मालूम हो कि पहलवानों ने 23 अप्रैल को जंतर मंतर पर दोबारा धरना शुरू किया था, लेकिन 28 मई को नए संसद भवन की ओर मार्च करते समय उन्हें दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। भारत दुश्मन को करारा जवाब देने को तैयार। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा है कि भारत की सैन्य शक्ति सिर्फ दुश्मन के प्रतिरोध के लिए नहीं है, जरूरत पड़ने पर आगे बढ़कर हम करारा जवाब भी दे सकते हैं। जनरल पांडे ने जिस समय यह बात कही उस समय वायुसेना प्रमुख VR चौधरी भी मौजूद थे। दोनों सैन्य प्रमुख ब्रह्मोस
यूजर मिट 2023 में शामिल हुए थे। मनोज पांडे ने कहा कि इस समय देश बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। हम विश्व में अपनी हैसियत बढ़ा रहे हैं और विश्व समुदाय उम्मीद की नज़र से हमारी ओर देख रहा है। हमारे विकास की गति और देशवासियों की बढ़ती आकांक्षाएं भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की स्थिति तैयार कर रही है। ऐसे में हमारी सीमाओं की सुरक्षा की चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। उनकी सुरक्षा के लिए हम अतिरिक्त कदम उठा रहे हैं। तीनों सेनाएं सुरक्षा संबंधी तैयारियों को मजबूत कर रही हैं। उत्कृष्टता के लिए विश्व में पहचान बना चुके ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को तीनों सेनाओं में तैनात किया जा चुका है। हम दुश्मन के हमलों को रोकने के लिए प्रतिरोधी शक्ति ही तैयार नहीं कर रहे हैं, बल्कि उससे बढ़कर करारा जवाब देने की स्थिति में भी आ चुके हैं। नेक्स्ट है कि नौसेना को आत्मनिर्भर बना रही है BHEL की सुपर रैपिड तोपें। भारतीय नौसेना के विध्वंसक पोतों पर सबसे आगे लगने वाली सुपर रैपिड तोपें रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहे भारत का संकेत है। INS चेन्नई पर लगी ऐसी ही तोप का निरीक्षण करते हुए भारतीय उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि स्वदेश निर्मित ये गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पोत हमारे देश की तकनीकी एवं विनिर्माण क्षमता का प्रतीक है। भविष्य में ऐसी ही स्वदेश निर्मित अपग्रेडेड सुपर रैपिड गन माउंट्स को भारतीय नौसेना के सभी विध्वंसक पोतों पर लगाई जाने की योजना है। INS चेन्नई पर केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे के साथ मौजूद पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने भी इन स्वदेश निर्मित तोपों की प्राप्ति पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि भारत की ही कंपनियों द्वारा निर्मित रक्षा उपकरणों की उपलब्धता नौसेना और संपूर्ण रक्षा क्षेत्र को ताकत प्रदान करेगी। नेक्स्ट न्यूज़ है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में 1 लाख तक के लोन की सिफारिश। रेहड़ी पटरी वालों को कोरोना महामारी के बाद फिर से अपना व्यवसाय शुरू करने का अवसर देने वाली प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को संसदीय समिति ने समाज में सबसे पिछड़े खड़े वर्ग के उत्थान के लिए बेहद अहम माना है और इसके तहत 1 लाख रुपए तक के लोन देने की सिफारिश की है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना गुरुवार को 3 साल पूरे कर लेगी। इसके तहत 42 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी दुकानदारों को कम से कम 10,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त कर्ज दिया गया है। इस योजना के संचालन में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना जैसे राज्य सबसे आगे हैं। संसदीय समिति ने कहा है कि इस योजना के लिए धन की कमी नहीं होगी। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि रेहड़ी पटरी वाले लाखों दुकानदार औपचारिक रूप से बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े हैं। अगर कोई दुकानदार व्यवसाय का विस्तार करना चाहता है और ऋण लौटाने के मामले में उसकी साख अच्छी है तो उसे 1 लाख रुपए तक का भी लोन मिलना चाहिए। अभी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत शुरुआती ऋण 10,000 रुपये मिलता है। इसके बाद दुकानदार क्रेडिट रेटिंग के आधार पर 50,000 रुपये तक का लोन ले सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ है पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं के लिए सिटीजन 2.0 कार्यक्रम को मंजूरी। केंद्र सरकार ने कैबिनेट बैठक में शहरों के सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने वाली चुनिंदा परियोजनाओं की सहायता के लिए सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की है। इस कार्यक्रम के जरिए शहरी स्तर पर एकीकृत कचरा प्रबंधन, राज्य के स्तर पर पर्यावरण अनुकूल सुधार कार्यक्रम और राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत मजबूती से संबंधित योजनाएं संचालित की जाएंगी। यह कार्यक्रम आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से शुरू किया गया है, जिसमें फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी, यूरोपीय संघ और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स भी सहयोगी हैं। मोदी प्रचंड वार्ता में ऊर्जा व्यापार सहयोग पर रहेगा जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेपाली समकक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड के बीच गुरुवार को वार्ता होगी, जिसमें ऊर्जा, संपर्क और व्यापार जैसे क्षेत्रों में भारत नेपाल सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड बुधवार को दिल्ली पहुंच गए हैं। वह 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभालने के बाद प्रचंड की यह पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा है। समग्र रणनीतिक हितों के संदर्भ में भारत के लिए नेपाल अहम है। दोनों देशों के नेता अक्सर सदियों पुराने रोटी बेटी संबंध पर जोर देते आए हैं। अधिकारियों ने कहा है कि दोनों देशों की प्राथमिकता वाले अहम क्षेत्रों में एक बिजली
क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाना होगा। नेक्स्ट न्यूज़ है बिजनेस पेज से। विकास की दौड़ में अर्थव्यवस्था लगातार अव्वल, तमाम अनुमानों को झूठा साबित करते हुए वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही में विकास दर 6.1% पर पहुंच गई है, जबकि आरबीआई ने इस अवधि में 5.1%, तो एसबीआई ने 5.5% विकास दर रहने का अनुमान लगाया था। चौथी तिमाही में अच्छे प्रदर्शन की बदौलत वित्त वर्ष 2022-23 में विकास दर 7.2% रही। हालांकि यह वित्त वर्ष 2021-22 की विकास दर 9.1% के मुकाबले कम है। हालांकि अभी भी दुनिया में भारतीय अर्थव्यवस्था की गति सबसे तेज है। इस साल जनवरी मार्च में चीन की विकास दर 4.5% रही। वित्त वर्ष 2021-22 में भी प्रमुख देशों में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर सबसे अधिक थी। बीते वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.4% रहा। देखिए, केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा बीते वर्ष यानी कि 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद का 6.4% रहा। वित्त मंत्रालय के संशोधित अनुमान में राजकोषीय घाटा इतना ही रहने का लक्ष्य रखा गया था। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स यानी कि सीजीए ने केंद्र सरकार के 22-23 के राजस्व व्यय का आंकड़ा जारी करते हुए कहा कि मूल्य के हिसाब से राजकोषीय घाटा 17,33,131 करोड़ रुपए रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है इंटरनेशनल पेज से। श्रीलंका में तमिल समस्या सुलझाने को सत्य सुलह आयोग को मंजूरी। श्रीलंकाई कैबिनेट ने तमिलों के साथ जातीय संकट को हल करने के लिए एक दक्षिण अफ्रीकी शैली के सत्य और सुलह आयोग की स्थापना को मंजूरी दे दी है। तमिल समस्या के चलते श्रीलंका को 26 वर्ष लंबे गृह युद्ध का सामना करना पड़ा था। संघर्ष के चलते तमिलों को भारत समेत कई देशों में शरण लेनी पड़ी। कैबिनेट के अनुमोदन के लिए विदेश मंत्री अली साबरी और न्याय एवं संवैधानिक सुधार मंत्री विजय दास राजपक्षे ने एक संयुक्त कैबिनेट पत्र प्रस्तुत किया। इन दोनों मंत्रियों ने दक्षिण अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग मंत्री के निर्माण पर आयोग पर आरंभिक अध्ययन करने के लिए दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया था। चलिए, तो ये आज का यानी 1 जून 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।